विधि अपने मन को शांत नहीं कर पा रही थी। विधि ने फ़ोन लगाया। पूरी रिंग होने के बाद भी किसी ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। विधि ने दोबारा फ़ोन लगाया, परंतु किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। विधि शुभ की बचपन की मधुर यादों में खो सी जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। न जाने कितनी बार विधि आनंद को फ़ोन लगा चुकी थी, लेकिन घंटी पूरी जाती, लेकिन कोई फ़ोन न उठाता। शायद आनंद ने उसका नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया था। आनंद ने ममता का गला घोंट दिया था। विधि के सब्र का बांध टूट चुका था और उसने तुरंत वकील को फ़ोन लगा दिया। वकील साहब, मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं बेड रेस्ट पर हूँ। महीने में केवल 2 दिन ही मिल पाती हूँ अपने बच्चे से। उसमें भी आनंद कितने नाटक करता है ताकि मैं शुभ से बात ना कर पाऊँ। मैंने उसे कितने मैसेज किए कि मैं नहीं आ पाऊँगी, इसलिए मैं वीडियो कॉल करना चाहती हूँ, परंतु कोई जवाब नहीं आया। ना ही वह फ़ोन कर रहा है और ना ही मेरा फ़ोन उठा रहा है। विधि ने एक ही सांस में सारी बात बोल डाली। अब अगला शनिवार तो अगले महीने ही आएगा। तब तक क्या मैं अपने बेटे की शक्ल नहीं देख पाऊंगी? पता नहीं कैसा होगा मेरा शुभ। वकील ने बोला, मैं कल ही पेपर तैयार करता हूँ और इस बार हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। वकील साहब ने विधि को आश्वासन देकर चुप कराया। विधि का पूरा शरीर थका हुआ और शक्तिहीन लग रहा था। जीवन की निरस्ता उसे घोर अंधेरे की तरफ ले जा रहा था, लेकिन वह फिर से हिम्मत जुटा रही थी आगे लड़ने के लिए। तभी विधि की माँ विधि के पास आती है और उसे उदास देखकर समझ जाती है कि विधि की शुभ से बात नहीं हो पाई है। पर अपनी बेटी का हिम्मत बढ़ाते हुए विधि की माँ बोलती है, बेटा, शुभ से आज बात नहीं हुई तो हो सकता है शायद नेटवर्क की समस्या हो, इसलिए तुम्हारी बात नहीं हो पाई। कल फिर से कोशिश करना। विधि गुस्से में बोली, आप चुप रहो। आप लोगों के कारण मेरी ऐसी हालत हुई है। आप लोगों की वजह से मेरी जिंदगी 2 राहें पर खड़ी है। आप लोगों को मेरी शादी की इतनी जल्दी पड़ी थी। आप लोगों ने लड़के वालों के बारे में सही से पता भी नहीं लगाया। आपका बोझ तो उतर गया, पर मेरा क्या? आखिर विधि अपना भड़ास कहाँ निकालती? माता पिता भी चुपचाप उसके कटु वचनों को सुनते थे। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास था। मन ही मन विधि के माता पिता बहुत दुखी रहते थे कि पढ़ी लिखी समझदार बेटी की बात ना मानकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। विधि की इच्छाओं का गला घोंटकर उन्होंने सच में अपना ही बोझ हल्का किया था। इस तरह विधि को दुखी देखकर माता पिता भी रोज अपनी गलती का एहसास करते थे। इन सब के लिए विधि के माता पिता कहीं न कहीं खुद को ही जिम्मेदार मानते थे। विधि के शादी के 7 साल हो गए थे। 1 साल के अंदर ही शुभ का जन्म हो गया था। न जाने क्यों समय के साथ पति का व्यवहार विधि के तरफ बहुत ही रूखा हो गया था। हर बात का जवाब चिढ़कर देना, हर बात पर ताने मारना, विधि के हर काम में कमी निकालना।
विधि को बेइज्जत करना तो ऐसा लगता था मानो वह बहाने ही ढूंढता रहता था। विधि की शादीशुदा जिंदगी तो बिल्कुल नरक ही बन चुकी थी। थोड़ी बहुत खुशी जो उसे परिवार से मिलती थी, वह मिलती थी उसके बेटे की वजह से। लड़का होने की वजह से विधि का घर में थोड़ा मान सम्मान था, वह भी केवल दिखावे के लिए। जैसे ही घर में कोई बाहरी आता, सासू माँ के बात करने का लहजा ही बदल जाता। लोगों के सामने बहुत प्यार से अपनी बहू से बात करती और उनके जाते ही नौकर से बदतर व्यवहार होता था। विधि अपना दुखड़ा बताती भी तो किसको। आनंद के परिवार वालों की सोच थी कि विधि इकलौती बेटी है, इसके कारण विधि को उसके माँ बाप सोने चांदी में तोल देंगे, जिससे उसकी नंद का बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 3 भाइयों की इकलौती बहन विधि देखने में बहुत ही सुंदर और पढ़ी लिखी थी। न जाने कितने लड़के वाले विधि को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। विधि के पापा को दामाद सरकारी नौकरी करने वाला चाहिए था। विधि पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी थी, परंतु स्नातक के आखिरी साल में ही उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आ गया था। विधि पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन माँ बाप यह अच्छा रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। विधि के माँ बाप समझ नहीं पाए कि विधि के ससुराल वाले कितने लालची और निर्दयी हैं। कई बार विधि आनंद से आनंद के उखड़े हुए व्यवहार के लिए पूछती, लेकिन आनंद उसका उचित उत्तर नहीं देता। कुछ भी बकवास कर वहाँ से चला जाता था। कई बार वह घर ही नहीं आता और ऑफिस से सरकारी दौरे के बहाने न जाने कितने दिन घर से बाहर रहता। जब कभी विधि कुछ पूछती तो आनंद और विधि में युद्ध छिड़ जाता था। आनंद के लगातार बढ़ते हुए ऑफिस के दौरे का मतलब विधि को तब समझ आया जब उसकी दोस्त विभा का फोन आया। विभा ने बोला कि उसने 2-3 बार किसी लड़की के साथ आनंद को देखा है, वह भी प्रेमी प्रेमिका के जैसे। आनंद जब घर लौटता है, पहले की तरह यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह कितने परेशान होकर टूर से लौटा है। अपने माँ बाप के पास जाकर उनके साथ बैठकर बातें करने लगता है और माँ बाप भी ऐसा ही दिखाते हैं जैसे उनका बेटा कितनी सारी जिम्मेदारियां को निभा रहा है। माता पिता को भी पता था कि उनके पेंशन से घर नहीं चल सकता और एक ही कमाऊ पूत है, जिसको वह कभी उल्टा नहीं बोल सकते, क्योंकि घर चलाने में मुश्किल आ जाएगी। सभी आनंद के सामने नतमस्तक थे। आनंद गलत करे या सही करे, किसी की मजाल नहीं थी कि उसके खिलाफ जा सके। आनंद के पिताजी आनंद को घर की देखभाल के लिए कितनी बार हिदायत दे चुके थे। आनंद के पिताजी को आनंद की करतूत के बारे में भनक लग चुकी थी, पर कौन अपने ही सिक्के को खोटा कहता है, इसलिए वह भी बेचारे बेसहारा ही बनकर रह गए। जब आनंद विधि के कमरे में जाता है
तो आनंद और विधि में जमकर बहस होती है। विधि बोलती है, क्या तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगती हूँ कि तुम क्या कर रहे हो मुझे पता ही नहीं चलेगा? तुम्हारे सारे कारनामे मुझे पता हैं। जब तुम्हें मुझसे कोई मतलब ही नहीं तो मैं इस घर में क्यों रहूं? आनंद थोड़ा घबरा जाता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। विधि सास ससुर को अपने पति के कारनामे बताती है, लेकिन उल्टा सास विधि को ही गलत ठहराती है और बोलती है कि तुम अपने हद में रहो। इस घर में रहना है तो तुम्हें ऐसे ही रहना पड़ेगा। विधि कुछ बोल नहीं पाती थी, बस अंदर ही अंदर घुट रही थी। आनंद ने विधि के कमरे में सोना बंद कर दिया। पूरी रात आनंद लड़की से बातें किया करता था। इससे धीरे धीरे विधि मानसिक संतुलन खो रही थी। उसका शरीर घटकर आधा हो गया था। ससुराल वालों ने आस पड़ोस में विधि को पागल घोषित करवा दिया। आनंद ने विधि के माता पिता को फोन किया कि अपनी पागल बेटी को लेकर जाएं। जैसे ही विधि के माता पिता आए, सासू माँ गुस्से में चिल्लाकर बोलने लगी, विधि को बिल्कुल शर्म नहीं है, अपने पति पर झूठा इल्जाम लगाती है, यह हमारे परिवार को बदनाम करना चाहती है। सभी मिलकर विधि के माता पिता और विधि की बहुत बेइज्जती करते हैं। विधि के माता पिता विधि को घर ले आते हैं, पर शुभ के बगैर। ससुराल वाले शुभ को विधि के साथ नहीं जाने देते हैं। कुछ ही महीने बाद आनंद तलाक के पेपर भिजवाता है, जिसे वह पहले से तैयार कर बैठा था और एक मौके की तलाश में था, और आज जैसे उसकी यह तमन्ना पूरी हो गई थी। कोर्ट में विधि को मानसिक रोग से बीमार और बेरोजगार साबित कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, विधि पर चरित्रहीन होने का भी आरोप लगाया गया। इतना बहुत था विधि को उसके बेटे से दूर करने के लिए। जज ने फैसला सुनाते हुए कहा कि महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को विधि अपने बेटे से मिल सकती है। यह सुनकर विधि अंदर तक टूट जाती है। विधि चिल्ला चिल्ला कर जज साहब को अपनी बातें बताना चाह रही थी, लेकिन मानसिक रोग से बीमार समझ विधि की बात किसी ने नहीं सुनी। विधि धीरे धीरे माता पिता की देखरेख में ठीक होने लगी। विधि एक स्कूल में टीचर बन गई और घर पर भी ट्यूशन लेने लगी। इस तरीके से वह अपना सारा खर्चा निकाल लेती थी। विधि के जीवन का अब बस एकमात्र उद्देश्य था कि उसका बेटा उसके पास वापस आ जाए। विधि कोर्ट के द्वारा दिए गए समय पर भी अपने बेटे से नहीं मिल पाती थी। आनंद और उसके परिवार वाले कुछ न कुछ अड़ंगा लगाते थे कि विधि शुभ से ना मिल पाए। कल विधि के केस की सुनवाई हाई कोर्ट में थी। केस की जानकारी पढ़ने के बाद जज को समझने में यह देर नहीं लगी कि कस्टडी किसको दी जाए। जज ने ऑर्डर दिया कि बच्चे को भी कोर्ट में हाजिर किया जाए, ताकि उसकी भी इच्छा पूछी जा सके। आनंद ने जज से रिक्वेस्ट की कि अभी शुभ बहुत छोटा है, उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। जज ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। हम किस लिए यहाँ बैठे हैं? शुभ को हाई कोर्ट में बुलाया गया। कोर्ट रूम में जैसे ही शुभ ने विधि को देखा
दौड़ते हुए अपने माँ से लिपट गया। माँ की गोद में शुभ बहुत खुश दिख रहा था। प्रत्यक्ष को प्रमाण की कहाँ आवश्यकता। जज को फैसला देने में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा। जज साहब ने कहा, माँ से बेहतर कोई देखभाल नहीं कर सकता। कोर्ट के अनुसार आनंद को विधि और शुभ का खर्चा देना होगा। आनंद महीने के हर दूसरे और चौथे शनिवार को अपने बेटे से मिल सकता था। विधि अपने बेटे को पाकर बहुत खुश थी। उसकी थमी हुई जिंदगी को मानो रफ्तार मिल गई थी। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।